नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम ने मानोसर में स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वितरित किया और इसके साथ आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी ने सेक्टर 82 में एक जनसभा को भी संबोधित किया और बीजेपी पंचायती प्रकोष्ठ के सह संयोजक सुंदरलाल यादव के ऑफिस में भोजन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हांसी में हुई व्यापारी की हत्या पर बोलते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीएमडी की बैठक के अंदर हमने गुरुग्राम के प्लान को लेकर के और जो विभिन्न समस्याएं थी उनको पर चर्चाएं की। बहुत सारे ऐसे कार्य जिनको अप्रूवल दी गई है, यहाँ चाहे स्वच्छता को लेकर के उसको भी गंभीरता से लिया गया है कि यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत न रहे, क्योंकि गुरुग्राम एक विकासात्मक सिटी है, मजबूती से आगे बढ़ने वाला ये शहर है और यहाँ पर लोगों को कोई समस्या का ना होनी चाहिए। उसके समाधान के लिए हमने विभिन्न योजनाओं को कल अप्रूवल दी है। आज मुझे खुशी है कि आज एक बहुत बड़े कार्यक्रम के निमित्त मैं मानेसर के अंदर आया था। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लंबे समय से जो भूमि के ऊपर तो बैठे थे परंतु उसके मालिक के रूप में नहीं थे, चाहे वो लंबे समय से दुकान के ऊपर बैठे थे या वो लाल डोरा की जमीन गांव के अंदर बैठे थे, उनके पास न कागज थे न रजिस्ट्री थी और लंबे समय से जो लीज के ऊपर या किराए के ऊपर दुकानदार हमारे बैठे थे, वो भी क्योंकि किसी का कोर्ट के अंदर केस चलता था, वो बड़ी समस्या उनको रहती थी और एक तलवार उनके ऊपर लटकती रहती थी कि कब ये छूटेगी, क्योंकि पीढ़ियों से वो उस दुकान के अंदर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परंतु हमारी सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक योजना बनाई थी, मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना, लाल डोरा मुक्त योजना। हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी इस बात को लिखा था और आज उस बात को हमने पूरा किया है। आज हमने हरियाणा प्रदेश के उन लोगों को वो रजिस्ट्री भी देने का काम किया है, कागज भी देने का काम किया है और लगभग ये 2.5 लाख लोग इस प्रकार के पीड़ित लोग थे जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी के न कागज और ना ही वो कुछ उसके ऊपर काम कर सकते थे। जो स्वामित्व, मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत हमने दुकानों के आज उनको जो 20 साल से ज्यादा वो बैठे थे उनको कागज भी देने का काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा के शेर, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री लोकप्रिय नेता श्री नायब सिंह सैनी जी का यहाँ पहुंचने पर मैंने, मेरे सरपंच साथियों ने, क्षेत्र के मौजूद लोगों ने, नए विभागों के आरडब्ल्यू प्रधानों ने, वहाँ के पदाधिकारियों ने और शहर के गणमान्य लोगों ने भव्य और शानदार तरीके से उनका स्वागत और उनका अभिनंदन किया। मैं तमाम नए गुरुग्राम के अपने साथियों का, तमाम अपने सरपंच साथियों को क्षेत्र की सरकारी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करते हुए छोटे से संदेश में 24 घंटे के समय में वो इतनी बड़ी संख्या में माननीय सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी को यहाँ सुनना है, उनका अभिनंदन करना है, उनका स्वागत करना है। मैं सभी आए हुए अपने साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। 250 करोड़ से ऊपर की सौगात आज पटौदी विधानसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और 6 लाख से ज्यादा लोगों को परिवार उसमें स्वामित्व योजना में फायदा होने वाला है। 2 लाख लोगों को सर्टिफिकेट दिए हैं और हमारे मानेसर में 15 से 20 साल लोग लाल डोरा के अंदर हैं जिनको स्वामित्व योजना का फायदा मिलेगा, उनको अपना मालिकाना हक मिलेगा। और आने वाली 4 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें कई 100 करोड़ रुपए की और योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन होना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सोनीपत में बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक समारोह का आयोजन किया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का सच अब जनता जान चुकी है। अब की बार एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाकर जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में जनहित के मुद्दों को लेकर कार्य कर रही है और बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता हर बूथ लेवल पर अपने कार्य में जुटे हुए हैं।
हरियाणा प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस बात को कहते हैं उसको अमली जामा पहनाते हैं, उसको पूरा करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जहां भी रही है, जो हमने कहा उसको करके दिखाया है। हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हम जनता की भलाई के काम करते रहे हैं और अगर जनता की किसी भी दूसरी प्रकार की जितनी भी मांगे हैं जो सरकार ने करी थी उन सबको पूरा करें। वो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। संख्या तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बढ़ेगी, मुझे लगता है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में हुए इनेलो और बसपा के गठबंधन को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि न तो इनेलो के कुछ पल्ले है और न ही बसपा के। दोनों ही पार्टियों ने पहले भी गठबंधन किया था, लेकिन नतीजा जीरो रहा था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सीट हर हाल में बीजेपी जीतेगी। राज्यसभा सीट के लिए नवीन जय हिंद की दावेदारी को दरकिनार करते हुए जांगड़ा ने कहा कि उस बेचारे के पास तो उसका प्रस्ताव रखने के लिए जरूरी विधायकों का आंकड़ा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हर काम पारदर्शिता से किया जा रहा है। सभी चीजें ऑनलाइन होने में कुछ दिक्कतों का सामना तो जरूर लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों की भी समझ में आ रहा है और लोग भी इसे अच्छा बताने लगे हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बसपा इनेलो के गठबंधन को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट कांटों को जनता वोट नहीं देगी और फिर कोई इनेलो और बसपा का गठबंधन नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी, अपराधियों को प्रदेश में रहने नहीं दिया जाएगा। मेरे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी और नवनिर्वाचित सांसदगण, मेरे साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण और जो इंचार्ज साहिबान बुलाए हैं आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, सभी साथीगण, उपस्थित मेरे पत्रकार बंधुओं और साथियों, बातें सारा कार्यक्रम बता दिया। हरियाणा मांगे हिसाब, पहले भी कार्यक्रम चले हमारे, अलग अलग चले, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसके लिए कार्यक्रम बना है ये हरियाणा मांगे हिसाब की। 10 साल से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की और फिर 5 साल बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने काम किया, बहुत सारे वायदे किए, कोई वायदा पूरा नहीं किया। ये 15 बातें हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत बातें हैं तो आगे आगे आपको पब्लिक से आती रहेंगी। लेकिन इस कार्यक्रम का मकसद जो है, 3 मकसद है। हरियाणा के परिवहन और महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने उच्च अधिकारियों के साथ दौरा किया। अंबाला शहर में राजीव गांधी खेल स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप विकसित करने और स्टेडियम का कायाकल्प करने के निर्देश उच्च अधिकारियों को दिए। इस दौरान परिवहन मंत्री असीम गोयल ने स्टेडियम में हॉकी मैदान, रनिंग ट्रैक, बैडमिंटन हॉल सहित निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का भी विस्तारपूर्वक निरीक्षण किया। सबसे पहले मंत्री असीम गोयल ने स्टेडियम में बने रनिंग ट्रैक और हॉकी के मैदान का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंबाला के खिलाड़ियों की स्ट्रो टर्फ की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हमारे उच्च अधिकारी चंडीगढ़ से आए थे डायरेक्टर साहब, उनके साथ सभी अधिकारियों के साथ जो है पूरे स्टेडियम का एक दौरा किया और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं जिस नाते मिलनी चाहिए उनके ऊपर विचार की, इनको कैसे बढ़ाया जाए। स्विमिंग पूल बन रहा है, उसका स्कोप बढ़ाने का, जो बैडमिंटन हॉल है एग्जिस्टिंग उसका बड़ा करके इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने का, और हॉकी के प्लेयर्स की और बड़ी पुरानी मांग थी और एक ट्रैक को लेके उसके ऊपर सबके ऊपर चर्चा हुई है और इसकी पूरे स्टेडियम की रीमॉडलिंग करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और खेल मंत्री जी से मिलके इन सब मांगों को, और डायरेक्टर साहब का बड़ा पॉजिटिव जो इस मामले में सारा रुख था, सकारात्मक रुख के साथ सभी अच्छी मीटिंग हुई है।
पुंडरी में चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर छात्राओं को भ्रूण हत्या में सहयोग न करने और इस पर अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रीति सिंगला ने कहा कि हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को जागरूक करना है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हमारा आज जागरूक है तो हमारा कल सुरक्षित रहेगा। प्रीति सिंगला ने कहा कि हम आज विश्व जनसंख्या पखवाड़ा मना रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं ताकि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रित रहे। घर के लोग न समाज आपको महत्व देगा, पहले अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। अब मैं आपको एक बात कहती हूँ, आमतौर पर किसी से पूछ लीजिए, मान लीजिए किसी के पास 2 लड़कियां हैं और वो प्लान करते हैं कि जी हमें तीसरा लड़का, उसके लिए लिंग जांच भी होती है, ये सब चलता है, छुपाकर भी चलता है, हमें मालूम है। उसके लिए हमारे PNDT एक्ट सरकार की तरफ से पूरे प्रयत्न हैं, लेकिन हमारे योगदान में कमी है। हम छुप कर कराते हैं। बहुत लोगों से मेरी बात होती है, महिलाओं से भी होती है, उनसे मैं पूछती हूँ कि आपके पास 2 लड़कियां थी, आप क्यों तीसरा बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं? उस पर वो कई बार जवाब देते हैं, मेरी सास ने कहा। सास चाह रही है पोता हो। कई बार वो कहते हैं लड़कियां कह रही हैं भाई हो। कि हमने जनसंख्या पखवाड़ा दिवस मनाया है कि हमें ये है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि हमारी देश की आबादी कम हो और हम इसको सारी जगह हम प्रचार करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने ये पुंडरी में आयोजन किया है, इसमें आशा वर्कर और हमारे स्कूल के और बाकी स्टाफ ने पार्टिसिपेट किया ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें इस बारे में। इसकी ये थी हम ताकि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लेवल से करें, जितनी एजुकेशन अच्छी होगी हम उतने ही अपना मैसेज हम क्लियर कट भेज सकते हैं। मेन तो लोगों को मोटिवेट करना है कि एजुकेशन के थ्रू ही हम मोटिवेट कर सकते हैं। मेन हमारी एजुकेशन है, अगर एजुकेशन स्ट्रांग है तो हमारा के सारे प्रोग्राम्स भी स्ट्रांग है। बहादुरगढ़ में जिला नगर योजनाकार विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां करीब 40 एकड़ में काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर एक बार फिर से बुलडोजर चला है। बहादुरगढ़ शहर के बाईपास पर सिद्दीपुर गांव की ओर जा रही सड़क के पास कटी जा रही अवैध रहायशी कॉलोनी पर पीला पंजा चला है। अवैध कॉलोनी में डीटीपी विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से गलियां उखाड़ी है। इसके साथ ही डीटीपी विभाग के अधिकारियों ने अवैध कॉलोनाइजरों को सीधे चेतावनी दी है कि अगर अवैध कॉलोनियां काटी गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 40 एकड़ में अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। जिला नगर योजनाकार विभाग के जेई अरविंद कुमार का कहना है कि अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों के खिलाफ विभाग आगे भी कार्रवाई जारी रखेगा और उन्होंने अवैध कॉलोनाइजरों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अवैध कॉलोनी काटी गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। का रकबा है, यहाँ पे अवैध कॉलोनी के रोड बनाए गए थे, तो आज उसको इससे पहले हमने इनको नोटिस इशू किए थे और इनकी एफआईआर भी पुलिस डिपार्टमेंट को भेज रखी है और वो लॉन्च भी हो चुकी है और आज इस रोड नेटवर्क को हम लोग डेमोलिश कर रहे हैं। जी, क्या नाम है कॉलोनी का और कितने में विकसित हो रही है जी? ये लगभग 40 एकड़ के करीबन है टोटल जी, और इस पे आज पूरी कार्रवाई की जाएगी, सारे रोडों को ध्वस्त किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झज्जर में जिले के कई विभागों के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपना हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सीटू के बैनर तले झज्जर की आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और वन विभाग, ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सभी की तरफ से ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को भेजा गया है। ज्ञापन में सरकार को चेताया गया था कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले वक्त में वो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आज देखो जी, ये जो आज हमारा विरोध प्रदर्शन था ये CITU की यूनियन का था, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, वन विभाग, चौकीदार और क्रैच वर्कर, इन सभी का एक ज्वाइंट मांग पत्र भी था जिसमें CITU के लेवल पे था और अलग अलग यूनियनों का भी मांग पत्र अलग से भी था, वो भी हमने आज सौंपा है। एक मेन मांग सभी की एक है जी, जैसे न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाना चाहिए सभी को,
और सभी को पक्का कर्मचारी किया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक हफ्ता है हमारे स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता के पास है, वो आशा वर्कर यूनियन के डेलीगेशन को मिलकर उनका समझौता करे। जो हमने 73 दिन की हड़ताल करी है, उस हड़ताल के दौरान जो हमारी फाइल रिजेक्ट कर दी गई है, तो हम उसे कहना चाहते हैं कि हमारी फाइल को पास करे, अन्यथा आने वाली 19 जुलाई को पूरे हरियाणा की आशा वर्कर हिसार में कमल गुप्ता का घेराव करेंगी। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले अंबाला में विभिन्न कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने जैसी कई मांगे रखी गई और मांगे जल्दी पूरी नहीं होने पर सरकार को चुनाव के समय में जवाब देने की भी बात कही गई है। इस दौरान आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर और ग्रामीण चौकीदार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने व समय पर उनका वेतन देने की मांग को रखी गई है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब भी उन लोगों की मांगों को नहीं माना गया तो जल्द एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और आज हमारा साझा ये प्रदर्शन है अपनी मांगों को लेकर, जैसे कि सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ ये प्रदर्शन है और हमारी जितनी मांगे मानी गई थी उन सबको जो है सरकार ने वो उसको आधी मानना पूरी उसको पूरी नहीं की है, मांगों को अभी निलंबित पड़ी हुई है। और हमारी सैलरी भी लोकल उसके लिए भी हमारी रह गई है। पहली मांग जो हमारी शुरू से थी कि सभी कच्चे परियोजना वर्कर है सबको पक्का किया जाए, 26,000 जब तक हम पक्के नहीं होते न्यूनतम वेतन दिया जाए। तो हमें देखो लगभग बार बार वेतन के लिए कभी डीसी ऑफिस कभी डीओ ऑफिस यहाँ अपनी गुहार लगानी पड़ती है। 5-5 महीने से हमें वेतन नहीं मिल रहा, सभी परेशान है लेडीज। और कभी और अभी भी कभी किसी के अकाउंट में आया पैसा, कभी किसी के अकाउंट में नहीं आया पैसा। तो हम तो यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा वेतन डाला जाए और सभी वर्कर को 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और जो हमें 10 महीने का वेतन मिलता है वो कम से कम 12 महीने तो दिया जाए। 2023 में अपनी कुछ मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने प्रदेश भर में 73 दिनों के लिए धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार के साथ कुछ मांगों पर सहमति बनी थी। पर अब आशा वर्कर्स सरकार पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगा रही हैं। आशा वर्कर्स यूनियन प्रधान राज बाला ने कहा कि उनकी 2 मुख्य मांगे हैं, जिसे पूरा करने के लिए सरकार के पास 1 सप्ताह का समय है। उसके बाद इनका धरना अनिश्चितकालीन हो जाएगा और जो लोगों को परेशानी होगी उसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। ये ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि हमसे सरकार ऑनलाइन काम करवा रही है। एनसीडी का हुआ, निरोगी हरियाणा का हुआ, तो ऑनलाइन काम तो हम कर दें, उसका हमें पैसा भी तो मिलना चाहिए। और उसके बाद हमें फोन ऐसे दे रखे हैं बिल्कुल टूटे पड़े हैं, सबके हैंग हुए पड़े हैं। और उसके बाद सरकार ने हमारी सिम पहले बहुत बढ़िया चल रही थी, अब जो दूसरी सिम चल रही है उसका नेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और उसके बाद सरकार को जो हमने आज मांग पत्र दिया है, या मांग क्या हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारा वेतन, हमें अगर सरकारी कर्मचारी नहीं बनाए तब तक हमारा न्यूनतम वेतन 28,000 करना चाहिए। देखिए, पिछले दिनों में हमारी हड़ताल चली थी 73 दिन की, जिसमें सरकार के साथ हमारी सहमति बनी थी। उसने कुछ हमारी मांगों को मान लिया, लेकिन कुछ हमारी मांगे मानकर भी सरकार दोबारा से उससे मुकर गई है, जिसके लिए हमने आज ये प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी है। क्या मुख्य मांगे? सबसे मुख्य मांगे तो हमारी ये है कि जो हमारा 73 दिन का वेतन कटा हुआ है, दिल्ली से सटे स्मार्ट शहर फरीदाबाद बारिश के बाद पूरी तरह से पानी पानी हो गया है। नतीजा ये रहा कि पानी निकासी की सही व्यवस्था न होने के चलते देर रात एक चालक अपनी गाड़ी समेत गहरे गड्ढे में जा गिरा। गनीमत रही कि चालक को किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी। सड़कों की ऐसी हालत होने के बावजूद भी प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं है, मानो जैसे पूरा सिस्टम किसी हादसे के होने का इंतजार कर रहा है। विकास तो दिख ही रहा है जी, रोड पर चल रहे हैं, गाड़ियां फंस रही हैं। 2 घंटे से परेशान है, कोई मदद करने नहीं आ रहा। 2 घंटे से ही खड़े हैं सारे, 5-7 जने हैं। क्या हो गया आपकी गाड़ी में? गाड़ी वो गड्ढे में घुस गई है। गड्ढे में घुस गई है? हाँ जी। मतलब विकास का गड्ढा है, किस चीज का गड्ढा है? अब मैं क्या कहता हूँ, ये तो प्रशासन बता सकता है जी किस चीज का गड्ढा है जिसमें गाड़ी फंसी है। 2 घंटे से लेट है हम।
फरीदाबाद में अब जहाँ पे खड़े हुए हैं आप, हाँ जी। कौन सी जगह है ये? 15 सेक्टर है ये, 15 सेक्टर और अजरौंदा के बीच वाली रोड, हाँ। क्राउन प्लाजा के बैक साइड में। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या नाम है, क्या है, मतलब बिल्कुल रोड साफ है? रोड पानी भरा पड़ा है, कम से कम आपका 1.5 फुट पानी है इसमें। हमारी कच्चे में फंस गई है। अब कच्चा है पक्का हमें भी नहीं पता पड़ रहा, लेकिन फंस गई है। मतलब इस फरीदाबाद के अंदर इसको दे रखा स्मार्ट सिटी नाम, आज तक स्मार्ट नहीं हुई है। पहले था कि भाई विधायक कांग्रेस का है, बीजेपी का एमएलए है या सांसद है, भाई सरकार चौटाला की है। अब तो सारी सरकारी बीजेपी की है, मैं बीजेपी से खुद हूँ, लेकिन ये जब से मैं बच्चा था और अब इतने 45-46 साल का हो गया और आज तक इसके अजरौंदा के रोड का पानी आज तक बारिश में मतलब बंद ही नहीं हुआ आज तक भी। पलवल के अलावलपुर रोड पर किटवाड़ी नहर में गिरी कार को निकाल लिया गया है और इसके अलावा पुलिस ने नहर से एक शव भी बरामद किया है। नहर में अन्य शवों की तलाश भी की जा रही है। कार के गिरने पर आसपास के सभी ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए, तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम और गौरक्षक दल के सदस्य भी नहर से गाड़ी को निकालने के प्रयास में जुट गए। समय पर गोताखोर न होने की वजह से कार में बैठे व्यक्ति की मदद नहीं हो पाई और वो पानी में डूब गया, जिसकी पहचान पलवल के शमशाबाद निवासी कमल सिंह के रूप में हुई है। इस 7:40 पे गाड़ी गिरी है। हमारी पूरी गौ सेवक टीम को सूचना मिली, हम मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हम अपने गौरक्षक भाई कुछ जो नीचे उतरे थे, जो उतारने की निकालने की कोशिश करी, वो नीचे गाड़ी दबती चलेगी। फिर हमने प्रशासन की इकट्ठा करा, प्रशासन की हेल्प भी पूरी मिली। फिर रात को 10-11 से गोताखोर भी आ गए खबर पर, उनने भी पूरी कोशिश। चरखी दादरी शहर के वाल्मीकि नगर निवासी आकाश हत्याकांड में चरखी दादरी पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चरखी दादरी डीएसपी विनोद शंकर ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि 9 जुलाई को चरखी दादरी शहर के चिड़िया मोड़ के पास झाड़ियों में एक युवक का शव बरामद किया गया है। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। हमारे टीआरबी पे एक इवेंट आया था कि बस फैक्ट्री के पीछे गाड़ियों में एक नौजवान की लाश पड़ी हुई, जिस पर पुलिस मौका पे पहुंची और इसकी पहचान करवाई गई। इसकी पहचान जो है मृतक की पहचान आकाश नाम के लड़के की हुई और फिर उसके बाद घटनास्थल पर तहसील की टीम को बुला करके उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया और उसके फादर ने अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन जो है पुलिस को दी। उसमें उसने बताया कि एक आरोपी है अंकित नाम का, तो वो वैसे उसका दोस्त ही है, वो इसको घर से बुला के लेकर गया था। इसलिए हमें शक है कि अंकित ने और उसके दोस्तों ने इसकी हत्या की। और अगली खबर सोनीपत से है, जहां पर हत्या की वारदात लगातार सामने आ रही है। सोनीपत के गोहाना में दिन दहाड़े दूध विक्रेता की गोलियां मारकर बेरहमी से हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक व्यक्ति की पहचान जोगिंदर निवासी गांव शामरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इस हत्या की वारदात को बाइक पर सवार होकर आए 3 युवकों ने अंजाम दिया है। हत्या वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। फिलहाल हत्या वारदात को किन लोगों ने अंजाम दिया है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आरोपियों की तलाश को लेकर पुलिस अब आसपास के गांव में पूछताछ कर रही है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।